नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शनों के दौरान सरकारी और गैर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों की होर्डिंग्स तथा पोस्टर्स लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की पीठ को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक से इनकार किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को अब 16 मार्च तक सभी पोस्टर हटाने होंगे। इस मामले में सभी व्यक्ति जिनके नाम होर्डिंग्स में है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की भी अनुमति मिली है। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में जब कानून व्यवस्था का मसला हो और किसी उपद्रव या फिर आंदोलन के चलते संपत्तियों के नुकसान में चिन्हित आरोपियों की पहचान को सार्वजनिक करना हो तो उस पर किस तरीके के नियम या फिर कानून हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें हुई, हालांकि उसे एक बड़ी बेंच को रेफर किया गया है, उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ देश रत्न निगम हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। हमारे साथ जस्टिस जसपाल सिंह जी हैं, फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट, स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत सर। और विकास सिंह जी हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, आपका स्वागत है विकास जी। शुरुआत में मैं करना चाहूँगा विक्रम सिंह जी आपसे, क्योंकि मामला यूपी से जुड़ा हुआ है और आप वहाँ पर एक वरिष्ठ पुलिस की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वहाँ पर रहे हैं डीजीपी के तौर पर। इस तरह के कदम सरकार के परिधि या उसकी सीमाओं के अंदर या फिर बाहर, और कैसे इस कदम को आप देखते हैं अगर किसी तरह का मसला हो जहां पर उपद्रवी या फिर मैं कहूं आंदोलनकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हों, उनकी फोटो या उनकी पहचान को सार्वजनिक करना? कविन जी, ये एक बहुत ही एक सामान्य सा एक विकल्प है जो कि पुलिस प्रशासन के पास रहता है और थाने स्तर से ही इसका निस्तारण और निराकरण हो सकता था। लेकिन आप पहले समझ लें जो कानूनी पहलू है। अगर आप किसी की फोटो छापना चाहते हैं या कोई और उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 इसके आलोक में ही आप कर सकते हैं, मनमाने तरीके से नहीं, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वो आरोपी और अपराधी सबके ऊपर लागू होता है। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी 1984 और इसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा दी गई व्यवस्था, जस्टिस थॉमस कमेटी और जस्टिस रोहिंटन नारिमन की कमेटी ने जो संस्तुतियां दी थी उसके आलोक में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी जस्टिस अग्रवाल ने एक व्यवस्था दी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है तो वही सर्वमान्य है और उसके आधार पर आपको बाकी कार्रवाई जो रिकवरी की है और रिकवरी के संबंध में जो कार्रवाई है उसी के आलोक में करना है। जहां तक फोटोग्राफी की बात है, यह स्पष्ट होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में जो प्राविधान है धारा 3 के अंतर्गत सजायाबी के उपरांत ही फोटोग्राफी हो सकती है, उसके पहले नहीं। आपने अक्सर इसकी जो दलील दी गई है कि पलायित और भगोड़े अपराधी एब्सकॉन्डर्स, उसके बारे में पुलिस रेगुलेशंस में जो व्यवस्था दी है कि कोर्ट से इजाजत लेने के उपरांत ही आप फोटो प्रकाशित कर सकते हैं। इनाम की घोषणा आरोपित होने के बाद ही, सजायाबी के बाद, और सजायाबी के बाद अगर वो दस्तयाब या उपलब्ध नहीं होता है तो फोटो का प्रकाशन, इनाम की घोषणा, ये सब प्रक्रिया उसके बाद है। केवल आरोपी होने की स्टेज में फोटो का प्रकाशित होना ये थोड़ा एक त्रुटिपूर्ण निर्णय था। आपने ये कहा था कि मेरा अपना अभिमत क्या होगा। मेरा अपना अभिमत ये है कि बिना लॉ डिपार्टमेंट के परीक्षण के ये निर्णय नहीं होना चाहिए था और इसमें पहले ये जरा सोच समझ लेना चाहिए था कि आपके पास विकल्प क्या है। विकल्प ये था कि लॉ डिपार्टमेंट से आप राय मशवरा करते, जब तक आरोप पत्र नहीं लग जाता तब तक आपको ये आपके पास विकल्प नहीं था कि आप फोटो छपवा देते। अगर आप इतने ही गंभीर थे तो कालांतर में मैं कबीर जी बताऊंगा और क्या विकल्प थे आपके पास, लेकिन इसमें केवल यही आपके पास विकल्प था कि आप पहले आरोप पत्र लगा करके कोर्ट से आदेश लेकर के तभी प्रकाशित कर सकते थे, अन्यथा नहीं। ओके सर, मैं लौटूंगा आपके पास। देश रत्न निगम सर, 2 चीज़ें। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब कहता है वो भी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है और विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि पहले आरोप पत्र दाखिल करते उसके बाद ये प्रक्रिया की जा सकती थी, क्योंकि दलील ये भी दी जाती है कि जब हम सामान्य जो अपराधी हैं उनकी भी फोटो को पब्लिक करते हैं, उनकी इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक करते हैं, उसके बारे में हम ऐड देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक फ़र्क है कि आरोपी हैं और उनके खिलाफ जो आरोप पत्र हैं वो दाखिल नहीं हुए। ये दलील कितनी मजबूत और किस तरीके से आप देखते हैं इस कदम को? देखिए, मैं आपको एक स्थिति और उदाहरण देना चाहूँगा। किसी व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखा गया,
उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में आ गया और वो नहीं पकड़ा गया। पुलिस अखबार में छपवाती है कि इस व्यक्ति की पहचान की जाए और वो इसके आधार पर बाद में पकड़ा भी जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक आरोपित नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। उसकी आइडेंटिफिकेशन और पहचान के लिए कि उसको पकड़ा कैसे जाए ये कर सकते हैं आप। ये बड़ा सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं। और दूसरा मैं ये बता दूं कि जो कानूनी प्रक्रिया बताई विक्रम सिंह ने, वो एक है प्रक्रिया, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं, और इस विषय पे कोई पक्का कानून, ठोस कानून होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, उनमें उचित रोक लगाई जा सकती है। उसका उचित उपयोग भी हो सकता है कि किस तरीके से पहचान की जाए उनकी, कौन लोग हैं ये। यहाँ पर जैसे आप इनको आंदोलनकारी बुला रहे हैं, इनको दंगाई माना गया है। उन पे उनका वहाँ पे 97 में से 57 लोगों का करीब उनको सुना गया, उसके बाद किया गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरे में फुटेज कैद हैं, जिसके चेहरे पे सॉफ्टवेयर से पहचाना गया है कि भाई ये लोग हैं या कुछ हैं, तो उनको पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अखबार में भी छपवा सकते हैं। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। इंग्लैंड में 2011 में, उनके पास अपना संविधान, लिखित संविधान नहीं है, 2011 में दंगे हुए थे और वहाँ पर ये मामला गया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपके मानव अधिकार हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन दंगाइयों के मानव अधिकार नहीं होते हैं और वो आप पहचान सकते हैं। उनको पहचानने के लिए, कानूनी प्रक्रिया के अंदर उनको लाने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे पुलिस ने एक वेब पेज बनाया और एक फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट थी जो फ्लिकर करके है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर एक दलील जो दी गई, मैं उसको संक्षेप में चाहूँगा, फिर मैं विकास सिंह जी चाहूँगा। क्या ये सभी जिनके भी फोटो इस तरीके से जारी किए गए, क्या ये माना गया कि वो दंगाई हैं, ये साबित हो गया, या फिर उन्हें आरोपी के तौर पर नहीं? देखिए, 57 लोगों को सुनने के बाद, उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद वो माने गए। हाँ, उनकी लंबित हैं हाई कोर्ट में, क्या उनको स्टे दिया गया ये देखने लायक है। मैं नहीं समझता उनको वहाँ कोई स्टे मिला है किसी कारण का। तो इसलिए ये है। और उनमें से कितने लोग हैं कि जो अभी भाग गए हैं या पकड़े नहीं गए हैं, बहुत लोगों को चिन्हित करना बाकी है जिनकी कैमरे में फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अखबार में आप रोज इश्तिहार देखते हैं इस तरह के कि ये है, इस वक्त पाया गया व्यक्ति है। हम ये नहीं कहते कि वो उस वक्त, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन है, लेकिन प्रथम दृष्टि से उसको वहाँ पाया गया, लिप्त पाया गया और उसको पकड़ना है, और वो कौन व्यक्ति है चेहरे वाला, तो आप कैसे करेंगे? ये सब माध्यम है। आप बताइए, सरकार को आप रोक लेंगे? आप इंडिविजुअल लोग हैं जो सोशल मीडिया में जिन्होंने अपनी वीडियो डाली है लोगों की, क्या आप उसको रोक पाएंगे? वो भी चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज भी आपका चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है। ये कि समाज का पहलू, कानून का पहलू, मैंने पहले भी बोला, इस तरह का कोई कानून रहता तो ठीक था, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत जो पुट्टू स्वामी का आपका केस है, ठीक है, उसमें दंगाइयों के लिए जो पहचान होनी चाहिए और उनको दंड प्रक्रिया के अंदर लाने के लिए अगर ये किया जाता है तो मैं सही मानता हूँ। विकास सिंह जी, दो चीज़ें जो कि कह रहे हैं कि देशत निगम साहब और यूपी सरकार की ओर से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जय हुई, वहाँ पर भी 3 बड़ी बातें थी। पहली चीज़ कि जब वो दंगाई हैं, और फिर क्या दंगाइयों को आप मौलिक अधिकारों के साथ देखते हैं और उसे देखना उचित होगा। और दूसरा ये कि अगर कोई भी आरोपी है और वो एक संख्या जिनकी बड़ी है, उनको कैसे पहचाना जाएगा, कैसे प्रशासन, मैं कहूँ कि कानून व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेगा और कैसे सामने लाएगा। देखिए, जो भी इसमें जो नाम, जितने भी लोगों का फोटो डाला गया है, उसमें ऐसे भी लोग थे जिनको कि बेल मिला हुआ था, ऐसे भी लोग थे जिनको कि जिन पे कोई जो अवेलेबल है बट उनका पेमेंट पे नहीं हुआ है, इसलिए उनका नाम छाप दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है देश रत्न जी का कहना कि जो लोग एब्सकॉन्डिंग है सिर्फ उन्हीं का नाम डाला गया है। और एब्सकॉन्डिंग का भी जो प्रावधान है वो सीआरपीसी में बड़ा क्लियर है। वो सेक्शन 82 में एक बार आप जब प्रोसेस कर दें, जब वो कोर्ट्स में समन को रिस्पॉन्ड ना करें, तब उसके बाद सेक्शन 82 में आप उसका एक पब्लिकेशन कर सकते हैं। और पब्लिकेशन करने का एक तरीका है, वो न्यूज़पेपर में होता है, इस तरह से स्ट्रीट्स पे नहीं होता है। और इस कंट्री में जब अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, जहां क्लियरली बोल दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट,
उस राइट का उल्लंघन स्टेट नहीं कर सकता है। फिर ये जो देश रतन जी कह रहे हैं कि पेपर में छप जाएगा, वो जो नाम आते हैं सामने, वो एक जो दो फंडामेंटल राइट, जब दो मौलिक अधिकार कंपीट करते हैं, एक प्रेस का मौलिक अधिकार छापने का और एक आपका प्राइवेसी का मौलिक अधिकार का, जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिजॉल्व करने में भले आप कह सकते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस में प्रेस भले छाप सकता है, लेकिन स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह से स्ट्रेट अवे लोगों का नाम छाप देने के लिए, इस तरह से लोगों को बदनाम करने के लिए, नेम एंड शेम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इन केसेस में ये सारे एक्यूज हैं, अभी इनके ऊपर अभी फाइनलिटी ऑफ प्रोसीडिंग भी नहीं आया है। कल को हो सकता है फाइनली जब भी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो, पता चले कि ये बिल्कुल निर्दोष थे, तो जो इनकी बदनामी हो जाएगी, परमानेंट बदनामी हो जाएगी, उसका क्या इनको फिर मुआवजा मिल पाएगा। इसलिए ऐसा काम कोई भी स्टेट को नहीं करना चाहिए। एक तो जिसके पास, स्टेट के पास उसकी लीगल बैकिंग ना हो, और दूसरी बात कि जो बिल्कुल ही किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके हो रहा हो। और लास्टली मैं बोलूंगा, मैं तो थोड़ा वो हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको रेफर किया, ये मामला तो बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए था, क्योंकि रेफर करने का ये फायदा उठाएंगे क्या कि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर मानेंगे नहीं, बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा पेंडिंग है मामला, भले स्टे ना मिला हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने के पहले इनसे अंडरटेकिंग ले लेनी चाहिए थी कि ये नाम इमीडिएटली हटा देंगे। अगर ये लार्जर बेंच से इनको फेवर में ऑर्डर हो जाएगा तभी ये नाम दोबारा डालेंगे, छापेंगे, अदरवाइज इनको इमीडिएटली हटाना चाहिए। विकास जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नहीं तो अदरवाइज ये उल्लंघन जो है, एवरी मिनट ये उल्लंघन हो रहा है उनके मौलिक अधिकार का, और इस अधिकार का उल्लंघन इस तरह से कंटिन्यूअसली होते रहना, सुप्रीम कोर्ट का कदम क्या रहा, उसकी वजह क्या है या क्या होना चाहिए, एक अलग चीज है। लेकिन मैं दो चीजें और जो आपने कहा सर, पहली चीज ये कि जब बैंकिंग फ्रॉड के हमने हाल के कुछ वर्षों में मामले देखे हैं, उन शख्स के या उन लोगों के चेहरे पब्लिक किए जाते हैं, उनको डिबार किया जाता है कहीं जाने से, क्या वो इस तरीके के क्राइटेरिया से अलग होते हैं। दूसरा, हमने देखा है कि नगर निगम या इस तरीके की जो जिला पंचायतें, कई जगहों पर हम देखते हैं कि जहां पर कुछ वसूली की रकम अदा न की गई हो, वहां पर भी उनके चेहरे, उनके नाम या फिर उनके लिए कुर्की के जो है एक तरीके से सम्मन जारी किए जाते हैं। क्या वहां पर भी इस तरीके का फॉर्मूला जो अनुच्छेद 21 की बात हो रही है, क्या वहां पर नहीं होता है? और अगर होता है तो ये केस उससे अलग कैसे है? विकास जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा, मेरे से क्वेश्चन था जी। देखिए, मेरे हिसाब से ये केस किसी भी तरह से इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये एक अक्यूज्ड का जो प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस को सर्व करने के प्रतिक्रिया में इनका नाम छापा जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। वो सारे कोर्ट के दायरे में होता है और वो कोर्ट के ऑर्डर से सारा पब्लिकेशन होता है। यहाँ कहीं कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ तो आज के दिन में ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया है कि ये लोग अवेलेबल नहीं है और इनको लाने के लिए कोर्ट में लाने के लिए इस तरह का कोई प्रावधान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये जो नाम पब्लिकेशन इस तरह से करने का जो इनका एक प्रक्रिया है, और जिस तरह से लोग को बदनाम करना चाह रहे हैं, और ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि इस तरह से नाम छाप देने से कल को इनकी हानि हो सकती है, लोग इनको अटैक कर सकते हैं, ये रोड साइड में कोई इनको मार दे सकता है। जिस तरह से आज के दिन एक बहुत ही रेस्टिव हमारा क्राउड है, जिस तरह से हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे उबल जाते हैं, ऐसे माहौल में इस तरह से छापना तो और भी गलत है। क्योंकि ऐसे माहौल में किसी के साथ अगर मान लो कभी राह चलते कोई, खास करके मैंने देखा पोस्टर में कुछ लेडीज भी थी, कुछ उनके साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार हो जाए या कुछ उनके साथ कोई मारपीट करे या कुछ पत्थर फेंक दे, तो मतलब बहुत ही सीरियस मामला है ये। और इसको किसी भी तरह से जो एक लीगल प्रक्रिया के दायरे में किसी तरह से इसको नहीं लाया जा सकता मेरे हिसाब से। निगम साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा। देखिए, मैं ये बता दूं कि पुलिस पहचानने के लिए, मैंने इसमें दो चीज़ें हैं, आरोपित होना और उससे पहले का स्टेज उसको पहचानना, पहचान करके उसको कानूनी दंड प्रक्रिया के अंदर लाना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले स्टेज पे वो कर सकते हैं। पुलिस हमेशा कई बार एडवर्टीजमेंट भी निकालती है कि इस चेहरे का व्यक्ति है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है, इसको पहचाने, इसके बारे में कोई सूचना हो तो बताए। तो वो देखिए, वो प्रक्रिया अलग है। आरोप के जब एक बार कोर्ट में मामला चला जाता है तो कोर्ट करती है। उसके पहले पहचानना, दंड प्रक्रिया के अंदर लाना और जनता की सुरक्षा, ये तीनों जुड़े हुए मुद्दे हैं और इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। हाँ, मैंने अवश्य बोला कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन दूसरी बात, ये जो सारी रिकवरी, जो वसूली की प्रक्रिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जिसके तहत ही ये रिकवरी हो रही है। तो वो एक कानून, उसको आपको मानना पड़ेगा, वो कानून है। क्या वो पब्लिश कर सकते हैं फोटो की नहीं, इसके लिए देखिए आपको इंटरनेशनल लॉ वगैरह में भी देखना पड़ेगा। मैंने बोला इंग्लैंड में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वहाँ कोर्ट ने, मैं उसका नाम भी बता दूंगा आपको केस का, हेल्सवेल वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ डर्बीशायर, ये आया था और कोर्ट ने बोला था हाँ, पहचान के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनको दंड प्रक्रिया में लाने के लिए ये कर सकती है पुलिस। और वहाँ पे जब 2011 में दंगे हुए थे तो उन्होंने वेब पेज बनाया था, उनमें उन दंगाइयों की फोटो डाली थी और उन्होंने फोटो शेयरिंग वेबसाइट फ्लिकर का भी इस्तेमाल किया था। जसपाल सिंह सर, दो बड़ी चीज़ें कानूनी तौर पर और लीगली मैं समझना चाह रहा हूँ इसके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, क्या फैसला आता है, कहाँ तक जाता है, वो एक अलग मैटर है। अधिकार के तौर पर क्या बलवाई दंगाई प्रदर्शनकारी और जिस तरीके की दलील या जो बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, वो यहाँ पर आपको लगता है कि कहीं जो राज्य सरकार के अधिकार थे वो उससे आगे निकल गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बात पूछी गई आज जब दलील हुई कि क्या यूपी में कोई ऐसा कानून है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। क्या बिना कानून के इस तरह से आगे बढ़ना आपको लगता है कि सीमा से आगे जाना था और कानून के साथ ये सुटेबल था? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कोई कानून के अंडर ये तहत ये ऑर्डर नहीं हुआ कि इनकी फोटो छाप दो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। क्रिमिनल लॉ में एक एक्यूज को राइट है टू क्लेम आइडेंटिफिकेशन। उसका राइट है कि वो अपना फेस कवर कर ले और फिर एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है विच इज सुपरवाइज्ड बाय ए जुडिशियल ऑफिसर। आपने पहले ही नाम छाप दिए, आपने पहले ही तस्वीरें लगा दी, ये एब्सोल्युटली इट इज़ अगेंस्ट लॉ और ये राइट ऑफ प्राइवेसी को ये के खिलाफ है, नंबर एक। नंबर दो, माफ़ कीजिए, मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। मुझे एतराज़ है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, वो ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, तो फिर 16 तारीख तक वो क्यों चले? वो 16 तारीख तक उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत था। उन्होंने टाइम दिया कि आप अब तक हटा नहीं, सकते हैं। क्यों? तब तक आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ये क्यों ऑर्डर नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, एक्यूज के राइट के खिलाफ भी है और इसे एकदम हटाया जाए। 16 तारीख तक वो गैर कानूनी चीज़ चलती रहेगी। सो मेरा ये एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये एक एतराज़ है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार के लिए, स्टेट के लिए सर, जब संख्या प्रदर्शनकारियों को, बलवाइयों को, जो भी आप नाम दें लोगों को, उनकी संख्या कई से ज़्यादा हो, मतलब 50, 60 या 100 के करीब हो, एक मैसेज देने के लिए और शांति व्यवस्था के लिए अगर सरकार इस तरह के कदम को ना उठाए तो कहती कि विकल्पों की कमी है। फिर विकल्प है क्या? किस तरीके से वो इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करे, जो कि मोटिव बताया गया था इस रिट में? देखिए, ये इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। राइट ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। मेरा राइट ऑफ प्रिवेसी है, आप मेरा वो राइट ऑफ प्रिवेसी लेके जा रहे हैं, बल्कि इसमें तो डैमेजेस भी अवार्ड होने चाहिए थे। इट्स ए क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। सो ना सिर्फ ये कि 16 तारीख तक उसे अप्लाई करो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इट्स ए फिट केस जहाँ डैमेजेस भी देने चाहिए थे। ओके, निगम साहब। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भिन्न हूँ। इसमें मामला इंटरप्रिटेशन का है और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही ये वसूली और रिकवरी हो रही है, शायद इसमें उनको एक एक्सेप्शन कार्व आउट करना पड़ेगा। जनता की सुरक्षा और शांति, समाज की शांति और संपत्ति की सुरक्षा और दंगाइयों का निजित का अधिकार, इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पहचानने के लिए अगर हम दे रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो पुलिस का क्या ज़रिया है? जनता कैसे उनके पास पहुंचेगी? तो वो जब फोटो देखते हैं तो हाँ, ये व्यक्ति इस मोहल्ले में रहता है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है। ये कोर्ट में मामला जाने से पहले की बातें। तो ये पहचान का जो प्रक्रिया है और दंड प्रक्रिया के अंदर लाना, जैसा मैंने पहले बोला,
ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही गाइडलाइंस अब ले डाउन करनी पड़ेगी। अगर कोई लॉ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, समाज इन दंगाइयों से समाज की सुरक्षा, शांति और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, और दूसरी तरफ उसका जो अधिकार है, राइट टू निजता का अधिकार है आपका, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी अधिकार आपका एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल, ये आप ये सब जानते हैं इस बात को। विक्रम सिंह सर, दो चीजें जो कि इस चर्चा से आ रही कि विकल्प जिसकी आप बात कर रहे थे कि कानून क्योंकि इस तरह का नहीं है, ये साफ है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही है, यूपी के सॉलिसिटर जनरल ने। लेकिन सवाल ये कि विकल्प किस तरीके के हैं। अगर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है और पुलिस को उसको मैं कहूं कि चाक चौबंद रखना है व्यवस्था को, तो इस विकल्प की बजाय कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसके जरिए ये मैसेज भी चला जाता और कानूनी सीमा के परे भी न जाते? कविन जी, मैं पहले एक सेंटेंस से अपनी बात समाप्त कर लूं कि आदरणीय जस्टिस सिंह साहब ने, विकास सिंह साहब ने और देश रत्न निगम साहब ने जो फरमाया है कि अभी हम उनको दंगाई न कहें, अभी केवल आरोपी कहें। कानून की दृष्टि में वे मात्र अभी आरोपी हैं, दंगाई और अभियुक्त नहीं है। लेकिन इनके बारे में भी परीक्षण करने के उपरांत देश रत्न निगम साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे प्रकाश डाला कि एक आदमी अननोन है, फोटो दिखाई पड़ी उसकी पिस्तौल के साथ, हम उसको चिन्हित कैसे कर सकते हैं? हम पेन पिक्चर भी बनवाते हैं आर्टिस्ट से कि इसकी नाक नक्श कैसा था, माथा कैसा था, सर पे बाल कैसे थे, कान कैसे थे, उसके आधार पे। लेकिन वो ध्यान रहे कि वो अननोन होता है। उस अननोन अपराधी की शिनाख्त के लिए हम ये कहते हैं कि इस हुलिया के आदमी पे जो प्रकाश डालेगा उसको हम 1 लाख या 2 लाख इनाम देंगे। अब हम आते हैं आपके विकल्प। विकल्प आपके पास इतने हैं कविंद्र जी। आप जो दंगाइयों के संबंध में जो मुकदमा लिखा जाता है 147, 148, 149, 307 आईपीसी, रेड विथ 120B आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, आप इसमें चाहें तो इनको तबाह कर सकते हैं। 7, 8, 10 दिन के अंदर आप चार्जशीट लगाइए और इनको अभियुक्त बना करके अगर पलायन कर गए हैं तो पलायित अपराधी बनाइए। और इसके अलावा आपको जो कार्रवाई करनी है कानून आपको उसकी पूरी इजाजत देता है। विकल्प नंबर 2 जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, अगर यूपी में है तो यूपी कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स है, धारा 14(1) के अंतर्गत आप तो सिर्फ जुर्माने की बात कर रहे हैं, यहां चल अचल संपत्ति सब कुर्क हो जाएगी। और यही प्राविधान मकोका में भी है। अगर दिल्ली में अन्य स्टेट्स में जहां मकोका प्रचलित है, मकोका के अंतर्गत भी वही विकल्प पुलिस और प्रशासन के पास है। कानून के तर्कस इतने ज्यादा हैं, बस उनकी ना तजुर्बेकारी की वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से उनका सही अनुपालन नहीं हो पाया। कदाचित मैं यही निवेदन करूंगा कि आप चाहते तो आप इनको तबाह भी कर सकते थे, लेकिन शायद कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय होने की वजह से फोटो प्रकाशित हो गई, जो हम इधर के भी नहीं रहे ना उधर के रहे। ओके, विकास सिंह जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, इसके बाद निगम साहब एक आपका लूंगा मैं कमेंट। जिस तरीके से पूरा मसला है, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो एक लार्जर बेंच की तरफ गया है, लेकिन क्या एक जो और दलील कही जा रही है विकास जी कि बड़े ऐसे मामले हैं, स्थानीय स्तर पर भी होता है कि जहां पर नगर निगम, जिला पंचायतें इस तरह के मसलों पर कई बार नाम, उसकी पहचान को उजागर करती हैं, उनके खिलाफ कुर्की को लेकर नोटिस चस्पा करवाती हैं, और ये कई बार बिना अदालती आदेश या अदालत में चार्जशीट के बिना भी होता है। तो क्या इस तरह के जितने भी अगर कदम उठाए गए, उठाए जा रहे हैं, वो XYZ कोई भी हो, इंसिडेंट कोई भी हो, क्या वो सभी फिर इसी कैटेगरी में आते हैं? यानी कि धारा 21, अनुच्छेद 21 जो है वो आपको एक प्रिविलेज देता है, आपको एक मैं कहूं कि कुशन देता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मैं जसपाल सिंह जी को बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप 16 तक इनको करना, 16 तक नाम रखें। हाईकोर्ट ने कहा इमीडिएटली इनका नाम हटाएं, और कहा है 16 को एक रिपोर्ट फाइल करें कि आपने हटा दिया। इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि आप एकदम इमीडिएटली नाम हटाने सारे। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो दूसरे प्रावधानों में, म्युनिसिपल लॉज में या कहीं और जो नाम इस तरह से छपते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल कानून में ऐसा कोई प्रावधान होता है कि जो कोई एरियर्स में है उसका एक स्टेटस होगा, पहले उसको रिकवरी की नोटिस जाएगी, नोटिस में भी रिस्पॉन्ड ना करे तो उसको दूसरे तरह की नोटिस जाएगी, और फिर नहीं अगर उसके बाद भी ना करे तो फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको कानूनी बैकिंग है। आज सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों पूछ रहा है इनसे, स्टेट ऑफ यूपी से, कि आपको कानूनी बैकिंग कहाँ है इस तरह से नाम छापने का? जो आप बता रहे हैं हर जगह 21 का उल्लंघन हो सकता है। अगर कोई इस तरह के कानूनी प्रावधान को अगर कोई चैलेंज करे और कहे कि ये 21 का वायलेशन है तो हो सकता है, लेकिन जहां तक कानून में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, किसी भी कानून में, कि इस तरह का प्रक्रिया, और वो भी एक प्रोसेस के बाद होता है, शुरू में ही नहीं हो जाता। अब जैसे इस केस में सारे अक्यूज हैं, अभी कोई कन्विक्टेड भी नहीं है, अभी इनका कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ये पाया जाए अल्टीमेटली कि ये निर्दोष है।
और आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, आज से पहले ये एक सिचुएशन हमेशा उठता था कि कोई एक फ्रीडम फाइटर को आप अगला फ्रीडम फाइटर समझे, दूसरा उसको टेररिस्ट समझे। इसलिए ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है। एक प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट करने वाले को स्ट्रेट अवे एकदम से ऐसा दंगाइयों बना करके उसको कर देना, हो सकता है उसमें से कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो और कुछ लोगों ने उस पीसफुल प्रोटेस्ट के बावजूद कुछ वायलेंस अपने आप से कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे प्रोटेस्टर्स सारे दंगाइयों हो गए। इसलिए वो बड़ा ही एक सब्जेक्टिव चीज है और इसको इस सब्जेक्टिविटी वाले चीज में बहुत ही नाजुकता से स्टेट को आना चाहिए। बेस्ट वे के कानूनी दांवपेच अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर तय कर देगा। कोई और एक सुझाव आपको लगता है कि जो इस तरह के मसलों को डील करने या फिर कानूनी अगर कहीं पर लैक है, कानून के ना होना, उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता, स्टेट की जो चिंता थी उस पर भी ध्यान दिया। वो कहते हैं हम समझते हैं कि आपकी चिंता जनता की सुरक्षा है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन कानून नहीं है। आपने कई बार पिछले देखा होगा, अगर कानून की कहीं कमी रहती तो सुप्रीम कोर्ट कई बार उसको पूरा कर देता है अपनी गाइडलाइंस रेल के। और ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग भी हो रही है, तो ये कानून नहीं था, इसको गाइडलाइंस इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो थे उनको बोला, हाई कोर्ट्स को, कि आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए। उस गाइडलाइंस के तहत ही ये हो रहा है। तो जहां कानून की कमी होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और यहां जनता की सुरक्षा, शांति और अपराध दोबारा ना हो, ये उद्देश्य है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जरूर ले डाउन करेगा। ओके, जसपाल साहब। मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे अजीज ने अभी कहा है कि 16 मार्च तक टाइम नहीं दिया है। जब एक टाइम नहीं फिक्स होता और ये कहते हैं कि रिपोर्ट 16 मार्च तक दी जाए, तो वो एक्सटेंड हो जाता है अप टू 16 मार्च। ओके, नंबर 1, और वो अभी तक हटे भी नहीं है उसी वजह से, उस ऑर्डर से। आपने पंचायत का और दूसरे वो कहा, तो वो भी गैर कानूनी, वो भी इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। ओके, सो ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मसले पर कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस मसले को लेकर क्या कानूनी पक्ष है, क्या कानून कहता है, ये हमारा मकसद था। और जैसा कि कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि जो भी लोग इसमें आरोपित हैं, उन्हें हम आरोपी ही कह रहे हैं। हमारा मकसद किसी की छवि को खराब करना या उसकी इमेज को बनाना नहीं है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।